Hello class, welcome to the second पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कंपनी के रूल के दौरान क्या क्या एक्ट्स बन के भारत में आए। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा हिस्सा, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम पढ़ रहे हैं। और ये जो हिस्सा है ये आपने पिछले दिनों काफ़ी देखा था, ये ताज हमने काफ़ी देखा था। अभी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हुई है, तो ब्रिटिश क्राउन रूल आज हमें पढ़ना है 1858 टू 1947, ठीक है। या यूँ कहिए कि 1857 की क्रांति कंपनी के रूल के खिलाफ हुई, तो कंपनी के रूल का समाप्त हो गया और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया कंपनी के शासन को, ठीक है, यानी कि सरकारी शासन बना दिया प्राइवेट शासन को। तो इसमें सबसे पहला एक्ट हमें पढ़ना है गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहला एक्ट हमें ये जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत शासन या फिर सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। दोस्तों इस एक्ट को जब पास किया गया, ये भारत आया, तो पहली बात तो ये कि कंपनी का रूल तो खत्म होना था, लेकिन इससे पहले अगर हम कंपनी के टाइम पे थोड़ा सा एक बार रिकैप करें तो कंपनी के शासनकाल में बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो चलाई गई थी। जैसे सब्सिडरी अलायंस थी जिसको सहायक संधि कहते हैं, विलय की नीति थी जिसको लैप्स नीति कहते हैं। तो बहुत सारे जो राजा रजवाड़े थे उनके मन में डाउट था कि भाई किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी इस एक्ट में। इंडियंस को भी थोड़ा सा डाउट था कि भाई हमें क्या क्या मिलेगा। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इलाहाबाद के अंदर एक दरबार बुलाया गया 1858 में, जिसे इलाहाबाद दरबार कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्ट की घोषणा कहाँ हुई थी। तो इस एक्ट की जो घोषणा है, जो प्रोक्लेमेशन है, वो हुई थी इलाहाबाद में, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी एक्ट का एक और नाम है, इसे इलाहाबाद उद्घोषणा या इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। दोस्तों ये जो एक्ट है ये अगस्त 1858 में पास हुआ था और नवंबर 1858 में ये लागू हुआ था। अगस्त 1858 में ये पास हुआ है ब्रिटेन के पार्लियामेंट से और नवंबर 1858 में ये लागू हुआ। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा एग्जाम्स में तो नहीं पूछी जाती। हाँ ये आ जाता है, घोषणा इलाहाबाद वगैरह ये आ जाता है। तो इलाहाबाद में बुलाकर इन सभी के साथ घोषणा की गई थी, इसलिए इसको इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट इस एक्ट में कौन सा था, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इस एक्ट में सबसे पहली चीज थी एंड ऑफ कंपनी रूल। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी के शासन की समाप्ति, कंपनी के शासन की समाप्ति। सबसे पहला रूल, कंपनी के शासन की समाप्ति। माफ करिएगा भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ कंपनी रूल। सेकंड पॉइंट है एंड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट ड्यूरिंग कंपनी रूल। कंपनी के शासनकाल में जो डबल गवर्नमेंट शुरुआत हुई थी, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई थी?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को अलग अलग किया गया था और दोनों को अलग अलग फंक्शंस दिए गए थे। पिछली क्लास एक बार जाके देख लो नालायको, ठीक है, ऐसे मुंह उठा के आने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नई रैंक बनाई गई, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एक नई रैंक बनाई गई। चलिए मिलवाता हूं आपको वॉइस रॉय से। ही इज द वॉइस रॉय। नंबर 3, भारत में वॉइस रॉय की पोस्ट बनी और पहला व्यक्ति इस पे आने वाला लॉर्ड कैनिंग, जो मेरे राइट हैंड साइड पे है आप देख रहे हैं, ही इज द लॉर्ड कैनिंग। पहला वॉइस रॉय बनाया गया इसको। उससे पहले एक बात और याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल भी यही आदमी था। तो क्रांति खत्म होने के बाद इसी व्यक्ति को पहला वॉइस रॉय भी बनाया गया, ठीक है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लॉर्ड या जो वॉइस रॉय है, वॉइस रॉय रिप्रेजेंट करता था ब्रिटेन क्राउन को। ब्रिटेन की जो रानी है, ब्रिटेन की क्वीन या फिर किंग है, उसको रिप्रेजेंट करता था। तो पेपर में आ चुका है कि वॉइस रॉय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था। तो सीधा सा राइट आंसर होगा, वॉइस रॉय भारत में ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के ताज का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो वॉइस रॉय जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और अगर रानी को कोई भी इनपुट चाहिए होती थी भारत के बारे में, तो वो सीधा व्हाट्सएप पे कॉल करती थी वॉइस रॉय को। या यूं समझ लीजिए जैसे इंग्लैंड में महारानी थी और संसद थी, यानी कि सरकार थी लोगों के द्वारा चुनी हुई, वैसे ही भारत में भी एक व्यवस्था की गई। लेकिन रानी तो भारत आ नहीं सकती थी, इसलिए रानी ने अपना एक मतलब दूत बना के यहाँ बैठा दिया जिसका नाम वायसराय है। और ऐसा ही एक दूत ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी बना के बैठाया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, ठीक है। ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो नंबर 4 पर जो रैंक बनी यहाँ पे वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव, ही इज मिस्टर लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले ये भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और लॉर्ड स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के साथ साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन भी थे। आपको याद होगा ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके चेयरमैन भी थे ये। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो उसके चेयरमैन भी थे। और साथ में एक बात और याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनले एक कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। कैबिनेट मिनिस्टर की इसकी रैंक होती थी। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से ऑपरेट करता था? लंदन से। कभी भारत से ऑपरेट नहीं करता था, ये लंदन से ऑपरेट करता था। तो मोटी मोटी बातें क्या हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया रैंक बना। पहले इसमें लॉर्ड स्टैनले बने। लॉर्ड स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर आते थे। आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक नया ग्रुप बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 लोग थे। तो उनका चेयरमैन कौन था? आपका लॉर्ड स्टैनले। कहने का मतलब है कि आज 1857 की क्रांति से पहले जो जो लोग अच्छी पोजीशंस पे थे उन्हीं को ब्रिटिश क्राउन रूल जब आया भारत में, यानी कि कंपनी के शासन को का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसी राष्ट्रीयकरण के दौरान उन टॉप पोजीशंस को यूं का यूं रख लिया गया, लेकिन उनके रैंक के नाम चेंज कर दिए गए। जैसे लॉर्ड कैनिंग था, पहले भी था, बाद में भी रहा। लॉर्ड स्टैनले पहले भी था, बाद में भी था। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर था और लंदन से ऑपरेट करता था। ठीक है, इसीलिए इसको जो सैलरी मिलती थी उसको सैलरी, ये काम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करता था लेकिन इसको तनख्वाह मिलती थी भारत से। ठीक है, भारत के अकाउंट से इसको सैलरी मिलती थी। तो ये 4 बातें आपको क्लियर हो गई। ओके, और साथ में एक आधा पॉइंट और बता देता हूं, मेरा दिल कर रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
अकेले नहीं थे, इनके साथ 15 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। 15 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 सदस्यों का एक कार्यकारी परिषद बनाया गया। याद रखिएगा, अभी वॉइसरॉय के लिए कोई परिषद नहीं है, सिर्फ सचिव के लिए है। ठीक है, 15 मेंबर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसकी मदद से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम करता था। तो मोटी सी बात यह है कि अगर आपसे पूछें कि वॉइसरॉय किसको रिप्रेजेंट करता था, किंग या क्वीन को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता था, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, ब्रिटिश संसद को। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से एसएससी आपके साथ एक मजाक और कर देगी, है ना। कई बार जैसे आपने कई नाम देखे हैं इंडियन हिस्ट्री में, जैसे आपने पढ़ा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे कंबाइंड, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें पूछ देगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मॉर्ले कौन है। तो जब भी ऐसी चीज आपसे पूछी जाए मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है, तो मिंटो इसमें है वाइसराय और मॉर्ले इसमें है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में पहला वाला व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति कौन है, तो पहला व्यक्ति है भारत सचिव, दूसरा व्यक्ति है भारत का वॉइसरॉय। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ओके, 1892 एंड ऑफ कोर्स 1909। ओके, हेडिंग बना लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत विधान परिषद। क्यों मैं इंडियन काउंसिल का नाम ले रहा हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से जानते हैं, एक क्वेश्चन आप सबने सुना है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वॉइसरॉय कौन थे। ऑफ कोर्स लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 1858 में वॉइसरॉय का रैंक बना और 1947 तक रहा, इसका मतलब टॉप लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा, ना तो वॉइसरॉय की रैंक में कोई चेंज होगा, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रैंक में कोई चेंज होगा। अब आपको चेंज देखने को कहाँ मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा काउंसिल्स में, यानी कि परिषदों में। ठीक है, यानी कि अब आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, अब आप बढ़ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनी, या किस किस तरीके से भारत की संसद बनी, संसद में कैसे लोग आए, क्या उनका इलेक्शन हुआ, ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइए। नोट ना भी करिए, लेकिन एक बार कथा को ध्यान से सुन जरूर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके पास है, कितनी बार आगे पीछे करके देखिएगा। ओके, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट्स, भारत विधान, या आप कह सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, ये तीन हमें पढ़ने हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये तीन एक्ट हमें पढ़ने हैं आसान सी भाषा में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, भारत काउंसिल परिषद अधिनियम 1861। यहाँ से कथा को शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, वॉइसरॉय का तो रैंक बन गया, बता चुका हूँ, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। तो वॉइसरॉय के साथ बेटा एक आप कह सकते हैं एक 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐड किया गया। 5 मेंबर्स
एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय के साथ 5 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद जोड़ी गई, यानी कि वाइसरॉय काम कैसे करेगा उसको 5 मेंबर दे दिए गए कि भैया ये 5 मेंबर हैं। कौन कौन से थे ये 5 मेंबर, देखते हैं। देखिए, 1, 2, 3, एक संभालेगा होम, गृह मंत्रालय, एक संभालेगा मिलिट्री, ठीक है, सेना या रक्षा कह सकते हो, एक संभालेगा लॉ, कानून, रेवेन्यू, और फाइनेंस। ये 5 मेंबर। तो रेवेन्यू का मतलब है राजस्व, और वित्त का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। तो ये 5 मेंबर्स वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जोड़े गए और इन सब को 5 को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा बहुत प्यारा। कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा। जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं भारत के रक्षा मंत्री कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो हर व्यक्ति को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रणाली को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, इसी को बोलते हैं विभागों का बंटवारा, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 1861 से। तो मज़ा आया ना, आज भी ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम इंडिया में शुरू कहाँ से हुआ, 1861 से। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये हो गया भैया स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। हाँ, तीसरा पॉइंट बेटा, अभी मैंने आपको बताया था इसमें 5 मेंबर थे। किसमें, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें 5 व्यक्ति थे। 5 को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। किसी को होम की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि पुलिस आपके कंट्रोल में रहेगी। किसी को मिलिट्री की जिम्मेदारी दी गई, किसी को लॉ की दी गई, रेवेन्यू और फाइनेंस। और ये 5 के 5 अंग्रेज थे, इनमें कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। इन्हीं के साथ ये 5 थे, 1, 5। इनके साथ एक 6ठा मेंबर और जोड़ दिया गया, एक 6th मेंबर और जोड़ा गया। तो 5 से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए, 6। 1861 में 5 थे, 1874 में आकर ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो जो 6ठा मेंबर है वो कौन है, वो देख लेते हैं। 6ठा मेंबर है भाई, इसको ड्यूटी दी गई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आज भी है क्या नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से 6 मेंबर हो गए। और ये जो 6ठा बागड़ बिल्ला है ये आपका ऐड हुआ है 1874 में, ठीक है। तो 1861 काउंसिल एक्ट में देखते हैं भैया क्या क्या चीज़ें हैं अपने काम की। तो सबसे पहले 1861, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। फर्स्ट, वाइसरॉय को 5 मेंबर्स, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, 5 मेंबर थे, ठीक है। एक के पास होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। और यहीं से शुरू होता है पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में। और साथ में पोर्टफोलियो सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विभागों का बंटवारा, ठीक है। और विभागों में पहले 5 मेंबर थे, फिर 6 मेंबर इसके अंदर डाले गए। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
जो हमें जाननी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो। और 1861 में आपके लिए कुछ चीज़ें और भी आएंगी। तीसरी चीज़ जान लेते हैं हम। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक और, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर टू वाइसरॉय was given। ठीक है, वाइसरॉय को अध्यादेश, वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अब अध्यादेश का क्या मतलब होता है? आधा आदेश। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी कि भारत का जो वाइसरॉय होता था वो उन जो 6 उसके सदस्य थे बिना उनसे पूछे भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। और आप अच्छे से जानते हैं ऐसा ही ऑर्डिनेंस भारत का राष्ट्रपति भी इशू कर सकता है। 3 कृषि कानून जो भारत में लागू हुए थे उन्हें सबसे पहले ऑर्डिनेंस के जरिए ही भारत में लाया गया था, बाद में फिर उनको कानून बनाया गया। ठीक है, और आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 213 213 के अंतर्गत किसी भी राज्य का राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। नंबर 4, अभी मैंने आपको बताया था कि वाइसरॉय के साथ में 6 मेंबर्स, 6 मेंबर जोड़े गए और इन 6 मेंबर को नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझने वाली बात है, अगर दिमाग में एक बार घुस गई तो घुस गई। ठीक है, यानी कि कुछ तो ये थे, वाइसरॉय के साथ में 6 मेंबर्स थे जिनको मिला के एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था, कार्यपालिका परिषद कहा जाता था। ये 6 लोग थे, 6 को एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ था। इसके साथ में एक चीज़ और थी, इसके साथ में एडिशनल मेंबर्स भी जोड़े गए। एडिशनल मेंबर्स को कहा गया अतिरिक्त सदस्य। अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, ये संख्या में 6 थे। तो 6 ये और 6 ये, 6 और 6 कितने हो गए? 12। ठीक है, और आमतौर पर इनकी संख्या 6 से 12 होती थी, लेकिन ये टोटल 6 रखे गए और 6 इधर थे। 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो इन 12 बागड़ बिल्लों को मिलाकर 6 + 6, यानी कि ये 6 से 12 हो सकते थे, मिनिमम 6 मैक्सिमम 12। तो 6 + 6 इनको बिना मिलाकर कहा जाता था मिनी पार्लियामेंट, लघु संसद। ठीक है, और ये जो अतिरिक्त सदस्य होते थे, अतिरिक्त सदस्यों में से कुछ ऑफिशियल थे, कुछ नॉन ऑफिशियल थे। जो ऑफिशियल होते थे वो अंग्रेज अधिकारी होते थे जिनको वाइसराय नॉमिनेट करता था, और जो नॉन ऑफिशियल्स थे उसके अंदर भारतीयों को रखा जाता था, वो भी नॉमिनेट होते थे। कुल मिला के ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये फर्जी ही थे, और कोई भी लॉ जब पास होता था तो सबसे ज़्यादा चलती थी इन 6 की और और ऑफिशियल मेंबर्स की। तो मोटी सी बात समझने वाली आपके लिए ये है कि वाइसरॉय प्लस 6 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और साथ में एडिशनल मेंबर जोड़ दिए गए, कितने? 6 से 12। और इन दोनों यानी कि 6 ये और 6 ये दोनों मिलाकर 12 लोग मिलाकर क्या बनते थे? भारत की संसद बनते थे। मतलब अगर भारत में कोई भी कानून पास होना होता था तो ये मिनी पार्लियामेंट उसको पास करती थी। जैसे जैसे अभी लेक्चर्स आगे जाएंगे, जैसे जैसे एक्ट आप पढ़ते जाएंगे तो आपको चेंजेस देखने को कहाँ मिलेंगे? या तो यहाँ देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको चेंज देखने को कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? यानी कि अब आप वो चीज़ें पढ़ने जा रहे हो
जो आज भी भारत में एग्जिस्ट करती हैं। क्या भारत में आज संसद नहीं है? संसद को हम क्या कहते हैं? संसद सरकार का विधायी अंग है, यानी कि पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पर जो मैंने आपको बताया था, ये जो मेंबर थे, ये जो 6 से 12 थे, इनके अंदर कुछ इंडियंस को भी रखा गया था। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन was given। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो यार, 1892 पे जाने से पहले आपको एक साल है जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये है 1885। 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने और एहो हयूम एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो कांग्रेस बन गई थी 1885 में, इसलिए कांग्रेस ने असर्ट करना शुरू कर दिया था, डिमांड करना शुरू कर दिया था कि भाई इंडियंस को ये दो वो दो। पिछले एक्ट में आपने देखा था कि वहाँ जो एडिशनल मेंबर थे 6 से 12, वो सिर्फ बैठ के तमाशा देखते थे, उनका कोई काम नहीं था। ठीक है, ना तो वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, फाइनेंस बिल को लेके कोई डिस्कस कर सकते थे, ना कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे। समझ में आ रही है? तो ऐसे ही बुत बन के बैठे रहते थे। समझ में आ रही है? तो देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में मेन पॉइंट्स कौन से थे। सबसे पहला जो पॉइंट हमें जानना है, मेन पॉइंट सबसे पहला, पावर टू डिस्कस फाइनेंस बिल was given। या इसकी जगह आप लिख सकते हो डिस्कशन ऑन बजट। ठीक है, बजट पर डिस्कस कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन ना तो वोट कर सकते थे और ना ही कोई सवाल पूछ सकते थे। ठीक है, ये अभी तक वैलिड नहीं हुआ था, है ना।